हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज क्लास 9th NCERT मैथ्स में आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यानी कि यूक्लिड और ज्यामिति एक दूसरे के पूरक है। ये कैसे पूरक है, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत चीज़ सीखने वाले हैं। ज्यामिति का पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उद्गम कहाँ से हुआ है, हम इसको देखते हैं। जियोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। अब देखिए, ये ज्योमेट्री जो है दो यूनानी शब्दों के मिलने से बना है, और वो दो यूनानी शब्द है, एक जियो जिसका अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, और अगला है मैट्रीन जिसका अर्थ होता है मापना। इन दो शब्दों के सम्मिलन से हमारा ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति की उत्पत्ति हुई है। यूं कहिए, ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकताओं से हुई होगी ना। तो आप लिख सकते हैं ज्यामिति की उत्पत्ति दो यूनानी शब्द लिख सकते हैं, शब्दों जियो जिसका अर्थ भूमि या पृथ्वी तथा मैट्रीन मतलब मापना के समन्वय से हुई है। इसका तात्पर्य है कि भूमि खंडों के मापने की पद्धति को ज्यामिति कहा जाता है। अब कैसे हुई है? इस शाखा का अध्ययन प्राचीन सभ्यताओं जैसे बेबीलोन हो, चीन हो, मिस्र हो, फिर यूनान हो, फिर भारत हो, इन सबों के व्यावहारिक समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उसे हम लोग ज्यामिति कहने लगे। और इसके पहले भारतीय उपमहाद्वीपों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लमसम में कहिए 3000 ईसा पूर्व ने ज्यामिति का खूब प्रयोग किया है। कैसे प्रयोग किया है? उस समय हमारा समाज काफ़ी संगठित था। उस समय हमारे शहरों की जो विकसित पद्धति प्रणाली अपनाई गई, जैसे सड़कें समानांतर हुआ करते थे, और या फिर उस समय ईंट जो होता था, उस समय खुदाई से प्राप्त जो ईंट हुई है उसमें यानी कि 4:2:1 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस अनुपात में हुआ करता था। यहाँ तक कि हम प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने जो यज्ञ की वेदी बनाई है उसमें भी ज्यामिति का प्रयोग हुआ है और खूब हुआ है। इसके बाद अथर्ववेद में एक आता है श्री यंत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि
हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले आदमी व्यक्ति अपने घर के सामने श्रीयंत्र का प्रयोग करते हैं, और उसमें से यूं कहिए कि 9 समद्विबाहु त्रिभुज होता है। श्रीयंत्र में 9 समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो प्राचीन सभ्यता थी, वो काफ़ी ज्यामितीय का प्रयोग किया है, प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। और ऐसे में ही एक चीज़ यूनान के बाद मैं करूं, नील नदी में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया करता था, और उस समय वहाँ के खेत मेड़ को सबको बहा के ले जाया करता था, जिस कारण से किसानों को, वहाँ के आदमियों को बहुत दिक्कत हुआ करता था। जिस कारण से कि उन्होंने एक नया प्रणाली का प्रयोग किया, जैसे कि ये अमुक मेरा इतना ज़मीन है, उसका मेज़रमेंट करने के लिए सीखा, उसका आकार प्रकार बनाने के लिए सीखा, और उसके बाद जैसे कि अनाज के भंडारों को कैसे मापा जाए, उसके आयतनों को कैसे मापा जाए, उसका प्रयोग किया। ऐसे सब प्रणालियों से विकसित हुआ है हमारा ज्यामिति, जियोमेट्री। तो अब लमसम में कहिए कि 300 ईसा पूर्व पहले यूनान के अलेक्जेंड्रिया में ज्यामिति के जनक यूक्लिड का जन्म हुआ। यानी कि यूक्लिड का जन्म 325 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया में हुआ, और इनकी मृत्यु 265 ईसा पूर्व में हुई। ऐसे इसके बारे में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, कहीं नहीं भी मिलते हैं। तो ज्यामिति के इतिहास में सबसे पहले थेल्स, महान गणितज्ञ थेल्स ने, बहुत बड़े विचारक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने ही प्रूफ दिया कि एक वृत्त के बीचों बीच जो व्यास होती है उसे 2 भागों में काटता है, उसे बांटता है। इसका प्रूफ दिया, और पहला प्रूफ देने का श्रेय थेल्स साहब को है। और उनके शिष्य पाइथागोरस, इनके बारे में तो सब जानते हैं कि पाइथागोरस के बिना मैथमेटिक्स का एक कदम चलना भी मुश्किल है। यूक्लिड ने बहुत सारे गणित के ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें से 13 चैप्टर्स थे, यानी कि 13 भागों में उसे बांटा गया था, और प्रत्येक भाग एक पुस्तिका बनाई गई थी। तो उनमें से कुछ हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि यूक्लिड ने कुछ डिफिनेशन उस समय दिया था, जो उसे रिजल्ट मिले थे। उस रिजल्ट में से कुछ रिजल्ट को हम आज देखेंगे। यूक्लिड मुख्यतः एक गणित के शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने गणित पे अधिक जोर दिया और एलिमेंट नामक एक पुस्तक की रचना की। तो पहला है बिंदु, एक बिंदु यानी पॉइंट्स, इसको डिफाइन किया। यानी कि यूक्लिड ने उस पुस्तिका में, एलिमेंट्स नामक की पुस्तिका में 10 पॉइंट्स को क्लियर किया है, डिफाइन किया है। उनमें से 6-7 हम लोग पढ़ते हैं, और 6, 7, 8, 9, 10 की जो मैथमेटिक्स है, जो ज्योमेट्री है, वो यूक्लिड की ज्योमेट्री के बेस्ड पे है। तो इसे चेक करते हैं। पॉइंट को परिभाषित कैसे किया है यूक्लिड साहब ने? कहता है एक बिंदु जिसका
भाग नहीं किया जा सकता, नहीं होता है या फिर नहीं किया जा सकता का मतलब हुआ कि वह बिंदु, सपोज अगर एक मैं बिंदु दिया तो उसका फिर अंतिम भाग फिर कुछ नहीं निकलना चाहिए। मैंने जो दे दिया वही समझिए वो अंतिम है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहिए कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है वो पॉइंट्स कहलाता है। यानी कि बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, ये इससे रहित होता है। ये डिफाइन किया हमारे यूक्लिड साहब ने। बिंदु में किसी प्रकार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, बस इस प्रकार उन्हें समझा दिया। दूसरा इन्होंने समझाया रेखा, यानी कि लाइन। अब इन्होंने कहा कि लाइन में लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। रेखा में लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई नहीं। यानी कि एक रेखा को हम बढ़ा रहे हैं तो इस रेखा में जो है ना सिर्फ लंबाई होगा, लेंथ होगा, उसकी मोटाई या फिर चौड़ाई, थिकनेस नहीं होगी, ये कह रहा है। अगला है एक बिंदु के सिरे होते हैं। एक रेखा लिखिए, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यानी कि अगर ये बिंदु है तो वो रेखा, ये रेखा है तो इसका एक आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु होगा और इसी बिंदु से ये रेखा का निर्माण हुआ है। यानी कि अंतिम यही समझिए एट लास्ट कि एक रेखा के दो सिरा होगा जो बिंदु से ही डिनोट या फिर बिंदु से ही आरंभ और अंत होगा। चौथा है पृष्ठ, मतलब सरफेस। अब सरफेस में, अब सरफेस को समझिए, ये सपोज इस प्रकार का है तो इसमें क्या है, एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है, ये लेंथ है, ये आपका ब्रेडथ है। यानी कि इसमें यह कह रहा है कि पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई होती है। ये रहा। अब देखिए अगला है 5वां नंबर, एक सीधी रेखा। अब देखिए एक सीधी रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी कि ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ, यानी कि एक रेखा है तो ये रेखा जो है बिंदुओं से ही निर्मित है और इसी पर वह सपाट रूप से सम्मिलित है या फिर इसी से वो बना हुआ है, ये कह रहा है। तो अगला है इस प्रकार के इन्होंने आपके 9th के सिलेबस में 7 पॉइंट का जिक्र किया है। 7 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अभिगृहित पढ़ेंगे।
छठा नंबर कहता है पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे रेखा स्थित होती है, रेखा स्थित होती है। अब देखिए कोई पृष्ठ है इस प्रकार का, तो ये एक रेखा है पृष्ठ के किनारे। अगर ये कोई पृष्ठ है तो इसकी ये अंतिम रेखा होगी और ये एक अंतिम रेखा होगी, ये अंतिम रेखा होगी और ये अंतिम रेखा होगी, यानी कि पृष्ठ के किनारे जो किनारे में क्या होता है वो रेखा स्थित होती है, ये कह रहा। सातवां नंबर है समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर, सा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं, सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये रहे आपके 7 पॉइंट। कहता है ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, लेकिन सीधा, वो जिक जाक नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। तो ये थे आपके 7 पॉइंट। लेकिन इन 7 बिंदुओं को आप जब देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे चीज हैं जो कि आपको महसूस होगा कि ये अनडिफाइंड है। कैसे अनडिफाइंड है, हम इसका जिक्र करते हैं। जैसे कि ये प्लेन है आपका, और इस प्लेन पे एक बिंदु में डिनोट कर दिया। देखिए तो पेंसिल के द्वारा वो दिख रहा है एक डॉट। अगर वो डॉट दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कुछ होगा। और अगर कुछ होगा तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ आयतन होगा, कुछ एरिया हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, पहला डेफिनेशन में था कि जिसका भाग नहीं होता है, यानी कि बिंदु का जिसमें उसका ये लिखा गया था कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, या फिर जिसका भाग नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता, उससे हम लोग बिंदु बोलते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये डॉट जो है इसका कुछ न कुछ तो डायमेंशन होगा, चाहे जो भी हो, पॉइंट में हो, 0.000 जिसमें भी हो, लेकिन इसका कुछ न कुछ एरिया डायमेंशन है। इसलिए ये बिंदु जो है वो परिभाषित है। ऐसे बहुत सी तथ्य हैं जो कि अनडिफाइंड हैं। आगे चल करके हम लोग अभिगृहित में हम लोग उसको देखेंगे, और इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियोज में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।